हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे ESI के संदर्भ में। देखिए, ESI का साक्षात्कार होना है दोस्तों, और अभी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी जो है कैसे बेहतर ढंग से हम करें। और इसके लिए जो है कि आपको सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी बहुत दिनों पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार लगभग 1100 से प्लस बच्चे को क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू इनको देना है, और इसमें से चयनित होना है 222 लोगों को, नहीं 222 नहीं, 212 लोगों को। तो ये जो आंकड़े हैं इसमें आपको आने हैं, तो यहाँ पर आपकी रणनीति इंटरव्यू के लिए अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो आपका इंटरव्यू का जो परीक्षण होगा उसमें आपको जिन शब्दावली का प्रयोग मापदंड के लिए किया गया है, लगभग बोर्ड उसी मापदंड पे खड़ा होकर आपका परीक्षण करना चाहता है। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इस पर अभी हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, इंटरव्यू में आप बेहतर अंक किन किन कारणों से पा सकते हैं। इंटरव्यू की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो है अनुशासन की, और आपको अनुशासन में रहकर उत्तर देना है। सबसे पहला बात है कि कैसे आप एंट्री करते हैं, बोर्ड का अभिनंदन आप कैसे करते हैं। आपको बिना परमिशन लिए हुए नहीं बैठना है, ठीक है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंटरव्यू का उसको पूर्ण रूपेण अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ तथ्य अगर बोर्ड के द्वारा बताया जाता है तो आप थैंक यू सर ज़रूर बोलें। ये सभी इंटरव्यू का बेसिक प्रोटोकॉल है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू में तैयारी के लिए आपको किन किन मापदंडों का ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू को लेकर हड़बड़ा रहे हैं कि आखिर वहाँ पे क्या होगा, क्या क्या समस्या आ सकती है। देखिए, इंटरव्यू मात्र आपको 10 से 12 मिनट होना है, ठीक है। हर एक बच्चे का 10 से 12। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, जिस पद पे आप जा रहे हो उसके प्राधिकार से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्तमान समसामयिक मुद्दे और उस पे आपके दृष्टिकोण क्या हैं, इसके संदर्भ में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावे जो अभी जो वर्तमान की जो सरकार की पॉलिसियां हैं, परिवहन डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो परिवहन विभाग में जो नवाचार अपनाए जा रहे हैं उसके संबंध में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कुछ प्रावधानों को भी आपको जानना चाहिए, और इसके अलावे जो आपने ग्रेजुएशन जिससे किया है उस विषय पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर अच्छे ढंग से आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में अच्छे अंक पा सकते हैं। अब इंटरव्यू के विभिन्न आयामों की हम थोड़ी विशद चर्चा करेंगे, और जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू की बेहतर तैयारी आप किस ढंग से कर सकते हैं और बेहतर अंक आप किस ढंग से वहाँ पे पा सकते हैं। इसके संदर्भ में सबसे पहले इंटरव्यू का जो पहला पार्ट है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है, वो है आपका व्यक्तित्व। वस्तुतः व्यक्तित्व जो है आपके समग्र अवलोकन को दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, और आपकी पर्सनालिटी तभी बेहतर मानी जाती है जब मूल मुद्दों पर आपकी पकड़ हो, उस पर आपकी समझ हो। इसमें आता है आपका नाम, उसका अर्थ, आपने 10th 12 जहाँ से किया है उस संस्थान के बारे में आपकी जानकारी, खासकर 10th के बारे में तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आपने स्नातक जहाँ से किया है उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी। और इसमें देखिए, एक चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए, 10th में कितना प्रतिशत मार्क्स आया है, 12 में कितना आया है, ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत मार्क्स आया है। कभी कभी बेसिक ये चीज़ों को भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोगों को प्रतिशत में कम से कम आपको तैयार रखना है। स्नातकोत्तर किए हैं तो उसको भी आप दिए हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए विषय के संदर्भ में। तो ये सभी आपको तैयार करना है। देखिए, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि आपका पसंद जो है कि खाना बनाना है, तो उसके संदर्भ में विशद जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2 यूट्यूब चैनल का नाम बताइए जहां से आप जो है कि आपका कुकिंग सीखते हैं। आप मछली बनाने की 4 विधियां बताइए, साउथ इंडियन 4 फूड का नाम बताइए,
तो ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो इस पे व्यापक पकड़ आपको होनी चाहिए, तभी उसका आप ये हॉबी के रूप में चयन करें। फिर आता है आदर्श व्यक्तित्व। आदर्श व्यक्तित्व देखिए, बहुत कहने के लिए तो व्यक्ति किसी को भी आदर्श आप मान लेते हैं इंटरव्यू में, लेकिन आपको पकड़ उस पर होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आप विवेकानंद को अपना आदर्श बनाए हैं, तो विवेकानंद के कौन से आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हैं, 3-4 आप जो है कि उनके गुण बताइए जिसको अपने जीवन में आपने आत्मसात किया है। उनकी 3-4 रचना को आपको जानना चाहिए, जैसे कर्म योग, राजयोग, ये सभी जो रचना है उनके बारे में। कोई संगठन जिससे वो जुड़े हुए रहे, जैसे रामकृष्ण मिशन, तो उसकी स्थापना के संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जो आपका विवेकानंद का बचपन का नाम, विवेकानंद धर्म संसद पर भाषण दिए हैं, वो काफ़ी चर्चा में वो मुद्दा रहा है, तो उन्होंने कहाँ भाषण दिया था, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारियाँ आपके पास बेसिक होनी चाहिए, तभी आप किसी को आइडियल मान सकते हैं। और उसके संदर्भ में आपको विशिष्ट जानकारी अगर होगी तो ये माना जाएगा कि आप उनके दृष्टिकोण से, उनके विचार से प्रभावित हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू बिल्कुल आप अप्रोच आधारित तैयारी है। बहुत बार होता है क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे आप देखते होंगे जिनका मेंस में स्कोर कम है, फिर भी इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। कारण क्या है? देखिए, इंटरव्यू बिल्कुल आपका प्रत्यक्ष मूल्यांकन करता है। जो चीज़ें आप बोलते हैं वो चीज़ें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है और उनके माध्यम से बोर्ड आपका परीक्षण करता है और आपको अंक देता है। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि जो व्यक्ति अच्छे ढंग से अपने दृष्टिकोण को, व्यू को रखेगा, उसे बेहतर अंक जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बेहतर ढंग से वहाँ पर परफॉर्मेंस करना है। दोस्तों, 30 नंबर का अंक है इंटरव्यू में, और मैं अभी से कह रहा हूँ इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है आपके सिलेक्शन का। आप चाहे जितना भी स्कोर पाए हों, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन पाना काफ़ी कठिन है। हो सकता है 30 में किसी का 8 बैठ जाए और किसी का 22 बैठ जाए, और अभी का जो कट ऑफ है दोस्तों, उससे कम जनरल में अगर बात करें तो 22 से 24 नंबर प्लस पे कट ऑफ बनने जा रहा है, मतलब न्यूनतम कट ऑफ से। तो वो बच्चे जो आखिरी पायदान पे भी हैं, अगर इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका चयन तय है। तो बिना देर किए हुए आप लोग इंटरव्यू की बेहतर ढंग से तैयारी करें। हर एक पॉइंट पे आपको काम करना है। ठीक है, फैक्ट में जहाँ तक बात है वहाँ पर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप सॉरी निसंकोच बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ अवधारणा की बात हो, जहाँ समझ की बात हो, जहाँ आइडियोलॉजी की बात हो, जहाँ राज्य सरकार की योजना की बात हो, जहाँ आपको ESI के प्राधिकार से जुड़े हुए प्रश्न हो, वहाँ पे आप सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलें, और तभी आपका बेहतर अंक मिल पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो 19 में से 17 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर भी उन्हें 55 से 60 अंक BPSC में क्यों मिलता है? क्या वजह है इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी तो दी है बोर्ड को, लेकिन जो अवधारणात्मक समझ की जो जानकारी थी उनकी तुलनात्मक रूप से कम है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे आप सुने होंगे कि 15 में से उन्होंने मात्र 7 प्रश्नों का जवाब दिया और उनके अंक जो है 85, 87, 90 के आसपास चले आए। क्या कारण? वस्तुतः तथ्य के आधार पर इंटरव्यू में परीक्षण होता ही नहीं। तथ्य एक आपको आकलन करता है कि आपकी जानकारियाँ कितनी है, जबकि आपका जो विचारधारा का आकलन है वो कहीं ना कहीं वैचारिक समझ से पुष्ट होता है। तो इसीलिए इस अंतर को आपको पाटना है दोस्तों। तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आपकी वैचारिक समझ भी विकसित होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं जिला पे। जिला को बेहतर ढंग से, जिसका जिला मान लिया जाए आपका जिला जो है पटना है, मान लेते हैं, तो पटना के लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर पटना की क्या है, पटना के आसपास के कितने ज़िले पटना को टच करते हैं, पटना किस प्रमंडल का भाग है, पटना के DM कौन है, SP कौन है, SSP, फिर पटना के अगर आपको पूछा जा रहा है तो पटना में प्रखंड कितने हैं, ये सभी जानकारियाँ, DTO पटना के कौन हैं,
तो ये सभी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि परिवहन विभाग से हैं तो डीटीओ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि अभी के जो मुद्दे हैं उसको तो समझ आपको रखना ही है, लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट जिससे अपेक्षा किया जाता है एक जागरूक नागरिक को ये जानना ही चाहिए। एक जागरूक नागरिक अपने ज़िला का डीएम का नाम नहीं जाने, एसपी का नाम नहीं जाने, डीटीओ का नाम नहीं जाने, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो वर्तमान मुद्दों की समझ उसके पास नहीं है, तथ्यों की समझ उसके पास नहीं। हर तथ्य को जानना जरूरी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको जानना जरूरी है, तो उसको आपको तैयार करना है। ये सभी को जिला का स्थापना, प्रसिद्ध व्यक्ति कोई आपके ज़िले से हैं तो उसको जानना है अच्छे ढंग से, ठीक है। साक्षरता, लिंगानुपात, पर्यटक केंद्र, आपके ज़िले में कौन कौन सा ऐसा स्थल है जिसको आप राष्ट्रीय लेवल पर पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे अगर अगले पार्ट में हम जाते हैं तो राज्य, जिस राज्य से आप संबंधित हैं तो उससे अपेक्षा किया जाता है कि उस राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य का भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। बिहार के 4 राजकीय चिन्ह, लिंगानुपात, साक्षरता दर बिहार का क्या है, बिहार का जो है बाउंड्री, भौगोलिक अब स्थिति, झारखंड से कितने ज़िले टच करते हैं, जो है आपका वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले टच करते हैं, यूपी से कितना करते हैं टच, नेपाल से कितने टच करते हैं, तो ये सभी जानकारियाँ आपको बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। इसके अलावे आपको जो है कि बिहार का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ नदियों का बहुत महत्व है दोस्तों। बिहार में देखिएगा तो नदी का जो रोल है वो बहुत है, ठीक है। तो उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, इस पर भी आपको समझ होनी चाहिए। क्या क्या, चूँकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि की कहाँ कहाँ क्या संभावना है, कृषि आधारित उद्योग कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जीआई टैग क्या होता है, तो ये सारे पे क्लास लिया गया है कैसे आपको तैयार करना है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं, तो इस पे अच्छे ढंग से सभी को काम करना है, ठीक है। इसके अलावे ये तो चीज़ है ही, राज्य सरकार की योजना, जैसे कि राज्य सरकार की योजना में क्या देखना है, महिला से संबंधित योजना कौन कौन सा है, युवा से संबंधित योजना कौन कौन सा है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ योजना कौन कौन सा है, परिवहन डिपार्टमेंट से कौन कौन है, तो ये सभी जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसमें है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुद्दे, ठीक है। इस पर आपको बेहतर ढंग से पकड़ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, तो दोनों में कौन दोषी है, रूस दोषी है कि यूक्रेन। देखिए ये फैक्ट नहीं कि आप किसी को दोषी डायरेक्टली मान लिए और उसको बोर्ड आपको समझ लेगा कि हाँ ये दोषी है, उसके पीछे आपके दृष्टिकोण को भी जानने का बोर्ड कोशिश करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर गलती नहीं करना है। अगर आप बोलते हैं रूस दोषी है तो रूस के साथ हमारी आइडियोलॉजी क्या है, सकारात्मक है। हमारे देश की आइडियोलॉजी ही हमारी आइडियोलॉजी होगी, क्योंकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हैं। वैचारिक स्तर पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 62 के युद्ध में जो है कि आपको जब चीन बहुत बड़े भूखंड पर कब्जा कर रहा था तो ऐसी स्थिति में रसिया ने हमारा सपोर्ट किया। 71 के युद्ध में जो है कि आपको रसिया ने हमारा बहुत हेल्प किया था। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी स्वाभाविक जो अभिव्यक्ति है, हमारी स्वाभाविक जो जुड़ाव है रसिया से जुड़ा हुआ है, तो हम रसिया का विरोध नहीं कर सकते। यूक्रेन का विरोध करने का मतलब सीधा है कि शेर बकरी को खा रहा है और बकरी को ही आप दोषी मान, तो मानवता के नाते आप यूक्रेन को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। अब 2 विकल्प है दोस्तों। एक विकल्प ये है कि रूस और यूक्रेन दोनों को हम दोषी नहीं माने, रूस यूक्रेन दोनों को ही दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि पूरे विश्व में जो अभी जो आर्थिक स्थिति जो है चरमराई है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सही है, और जो यूक्रेन में लोग मारे गए हैं और रसिया के भी जो सैनिक मारे जा रहे हैं वो भी उचित है।
तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प जो है बेहतर नहीं है। तो आपको मानना क्या है, रूस और यूक्रेन दोनों दोषी हैं, क्योंकि इस मुद्दे का निराकरण बातचीत के द्वारा होना चाहिए था। तो इस तरह से आपकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल स्पष्ट हो। अभी जो है कि यूपी में बहुत सारे शहरों के नाम में परिवर्तन हुआ है। पूछा जा सकता है आपसे कि शहरों के नाम में परिवर्तन का आधार क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको स्पष्ट दृष्टिकोण रखने हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो क्यों रखा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इलाहाबाद की जो सांस्कृतिक पहचान है वो प्रयागराज के रूप में रही है, और इस आधार पर ही शहरों के नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण, कहीं से भी राजनीतिक पुट नहीं आने चाहिए। और मैं पहले ही बोला हूँ कि एक प्रशासक का बेसिक जो गुण है, जो उसका मेन जो फीचर है वो क्या है, तटस्थता। किसी भी राजनीतिक दल से उसकी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई ना हो। वह भारत का लोक सेवक है, वह लोकतांत्रिक रूप से एक जो है कि क्या है, एक जो है देश का कर्मचारी है। और आगे अगर राज्य में सेवा दे रहे हैं तो राज्य के आप ऑफिसर हैं, राज्य के आप कर्मचारी हैं। तो ऐसे में किसी पार्टी की विचारधारा से आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के, जो आपको पूछा जा सकता है। उदयपुर की घटना, तो इस पर कैसे आप बैलेंस उत्तर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं। ये तो ना तो आपको किसी के पेपर में आपको इसका दृष्टिकोण आपको मिलेगा, और ना ही किसी मीडिया चैनल में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब दीजिएगा तो और आप नीचे जाइएगा ग्राफ आपका, क्योंकि वहाँ तो बेहतर। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है संवैधानिक मापदंडों पे और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित उत्तर आपके होने चाहिए। और इस पे हम लोग बेहतर ढंग से काम किए हैं, और इस पे क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो बच्चे, मैं पहले से भी कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। आप लोग निश्चित रूप से किसी संस्थान से जुड़कर मार्गदर्शन लीजिए, उसका बेहतर फ़ायदा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंटरव्यू आपका निर्णायक रोल प्ले करने जा रहा है। और इसमें आप दूर हैं तो ऑनलाइन आप क्लास कर लें और मौका आप दे लें, ठीक है। तो जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं पद से संबंधित प्रश्न। देखिए पद क्या है, पद है ESI, और ESI का पद जो है वही आपका प्राधिकार है। एक आप देखिए समान सा थ्योरी है कि वरिष्ठ, जहाँ जिस पद पे आप हैं उसके जो वरिष्ठ हैं, मतलब आपके सीनियर, और जो आपके जूनियर हैं मतलब अधीनस्थ, उसके साथ आपका संबंध क्या होगा, यह भी प्रशासन में डिसाइड है। प्रश्न पूछा अगर जाए आपसे कि आपके अधीनस्थ अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको कभी भी जवाब ये नहीं देना है कि हम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। देखिए पद सोपान क्रमिक रूप से तय कर दिया गया है। अगर कोई आपका अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं करता है तो आपको यह अधिकार है कि पहले तो उसकी समस्या को आप जानने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या नहीं है तो कारण बताओ नोटिस आपको जारी करना है, और कारण बताओ नोटिस का अगर उपयुक्त जवाब नहीं मिलता है तो आप उस पर कार्रवाई करें, ठीक है। बिल्कुल फिक्स डायमेंशन में उत्तर देना है। फिर इससे संबंध में और भी क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक शराब भरी हुई ट्रक आपकी सीमा में प्रवेश करता है, आप क्या करेंगे। तो सारे चीज़ों पर आप लोगों को अच्छे ढंग से जो है कि आपको बताया गया है। ESI से संबंधित प्रश्न, काम क्या होता है ESI का, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है ESI का, तो ये सभी चीज़ों पर आपको काम किया गया है। इसके अलावा जो आपका स्नातक का जो पेपर है उस पर अच्छे ढंग से आपको काम करने हैं। तो सारा डायमेंशन है दोस्तों, और इस पर हम लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और आप लोगों को नोट्स तैयार करना है, जिससे कि इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू दे रहे हों तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि आपने सभी चीज़ों पर काम कर लिया है। और निश्चित रूप से जिस दिन आप इंटरव्यू देंगे
तो ये आपकी जो मेहनत है ना, वो आपको निर्णायक रोल प्ले करेगी और निश्चित रूप से आपके चयन में इंटरव्यू का निर्णायक रोल रहेगा। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें और इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। इंटरव्यू की तैयारी आप वहीं करें जहां बेहतर ढंग से इंटरव्यू के लिए टिप्स दिए जाते हों, तैयारी कराई जाती हो, और आप लोग मॉक भी ज़रूर दें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि इस बार जो ESI का 212 पद है, उसमें से जो है कि आपको अधिकांश बच्चे का सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू में आपने कैसे प्रदर्शन किए हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।